मर्द को दर्द होता है, क्यों नहीं होता है? लोग पार्किंग लॉट्स में बैठ के गाड़ियों में रोते हैं, आई बिन देयर एज वेल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, फाइनेंसिस के हो गए, रिलेशनशिप को लेके हो गए, पेरेंटिंग को लेके हो गए, इमोशनल स्ट्रेस हो गया। दर्द तो बहुत होता है और बंदे को रोना भी चाहिए, रो भी सकता है। लेकिन यहाँ घर में कि अगर जॉब वाली बंदी आ भी गई, पढ़ी लिखी बंदी आ भी गई कि नहीं कमाऊँगा मैं, तो आपने बर्बाद कर दिया वो इकोसिस्टम, वो कल्चर बर्बाद कर दिया जो कि डेवलप कर सकते थे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे इसने कमाना शुरू किया ये हावी हो जाएगी, इसके पास पैसे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है आप इतने टुच्चे हो, आपकी सोच इतनी गिरी हुई है कि आप जो भी प्रोवाइड कर सकते हो वो सिर्फ फाइनेंसेस है। We taught our daughters to be strong, but we forgot to teach our sons how to live with strong daughters or strong women. बस यही हुआ है। आजकल 22-23-year-olds are getting influenced and they are going into a comparison mode. हमने आहिस्ता आहिस्ता आजकल के दौर में आपका सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, गेमिंग, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं ना। एक स्टैट्स बताते हैं 11 साल में लड़कियाँ और 12-13 साल में लड़का कोई ना कोई पॉर्न देख चुका होता है, क्योंकि ज़ाहिर आपके इतना अवेलेबल है। So how do you see that this gap filling with all the recent acid attacks, the kidnappings, the child molestations happening, ये जो गंदगी फैली हुई है, we say not all men, but somehow it is always a man. क्या प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है? अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फर्स्ट गेस्ट एट हसल। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कराची गर्मी में मज़ा आ रहा है? हाँ बेहतरीन, बस ये थोड़ा कम्यूट भारी पड़ जाता है, बाकी तो खैर है, गर्मी की तो आदत है। अच्छा, आदत है, क्यों? क्योंकि 40 साल का हो गया, 40 साल से कराची में ही हूँ, बस ट्रैवल किया है ऑफ एंड ऑन, लेकिन बेस तो कराची में रहे ना। बट आई थिंक 10 years और सो से कुछ ज़्यादा ही कराची का स्पेसिफिकली वेदर चेंज हो गया। आई डोंट रिमेंबर कि व्हेन आई वाज मे बी 10 or 15 years old इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। हमें इसलिए क्योंकि मैं सेल्स प्रोफेशनल रहा हूँ, तो मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है। आई सी। और विद इन कराची भी बहुत की है, तो मसला नहीं इतना। एज लॉन्ग एज यू हैव एयर कंडीशन इन द कार, अब वो काम हो जाता है। बाकी ये कि अगेन या इट्स अ प्रिविलेज टू हैव एन एयर कंडीशन कार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो भी कंपनी ओन्ड। परफेक्ट। सो फार आई वाज एक्चुअली, मैं आपका कंटेंट काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी एंड बाय द नेम फिटेलेक्ट, तो अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम तो ही विल नो कि यार दिस इज़ द पेज ऑफ समबडी हु टॉक्स अबाउट फिटनेस all the time, you know, making videos and stuff. But when you go deeper into your content, तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं not just about fitness, but you also talk about mental health, you talk about supportive work systems, you talk about families, responsibilities, etc. So were you always like this, या फिर you know there's a story behind all of this? जब मैंने स्टार्ट किया था तो कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए एक इशू था, उसको स्टार्ट करना ज़्यादा हमेशा होता है, बिकॉज आई ऑलवेज़ हैव बिन अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय। इतना इंट्रोवर्ट के कोविड में सबसे ज़्यादा खुशबाश आदमी मैं था, भले 6 महीने में घर से बाहर नहीं निकला था, ज़्यादा लोगों से मिला नहीं था, तो आई वॉज ओके विद दैट। तो कंटेंट बनाना मेरे लिए मुश्किल था। एक दफ़ा मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया तो क्या लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इस पर मैं बात कर सकता हूँ, वो फिटनेस है हमेशा से। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सिर्फ ये सोचा है कि यार वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना कैसे है क्या नहीं, तो ये हमेशा से एक सेकंड नेचर रही है। अच्छा, तो अ लॉट ऑफ पीपल कम टूवर्ड्स फिटनेस बिकॉज ऑफ यू नो लाइफ में या तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं, कोई मेंटल प्रेशर होता है, या फिर कोई बीमारी खुदा ना खास्ता हो जाए, तो लोगों का रुझान फिटनेस की तरफ ज़्यादा आता है। ये भी होता है, और दूसरी चीज़, लेकिन वो रुझान जब बढ़ता है तो वो पैशन और ऑब्सेशन की हद तक चला जाता है, वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, फिर आप वो बॉडी बिल्डिंग और ड्रग्स वगैरह में चले जाते हैं, तो आपको लाइंस और बाउंड्रीज तो ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा पैशन हमेशा से रहा तो थोड़ा साइंस से करीब, न्यूट्रिशन से करीब, भाई किस तरह एक लॉन्जेविटी में किस तरह आप काम कर सकते हो, हाउ कैन यू एज विद ग्रेस, इस तरह की चीज़ें थी। फिर मैंने 1-2 नैरेटिव्स नोट किए कि बॉडी बिल्डिंग का नैरेटिव बहुत आम है। अगर कोई बंदा जिम जा रहा है तो जिम जा रहे हो, तुम्हारी तो बॉडी नहीं बन रही है, कोई पतली लड़की जा रही है, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, तो मैंने इस पे बात करनी शुरू की। अब फिटनेस आप कितनी करेंगे, क्योंकि देखो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया यार फ़ात तुम कोई फिटनेस मॉडल तो हो नहीं, ज़ाहिर है आई डोंट हैव अ क्रिस्पी सिक्स पैक या कोई ऐसी बॉडी हो कि बंदा बोले यार ये है फिटनेस ग्रीक गॉड, ऐसा नहीं हूँ मैं। दूसरा, आई हैव बिन अ फैमिली मैन, अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा यार ना तेरे पास जिम है ना कोई ऐसी चीज़ है, तो तुम नाम नहीं बना सकते अपना। इट्स ओके, लेकिन पर्सनल ब्रांड तो बन सकता है ना। फॉर एग्जांपल फिटनेस ब्रांड नहीं बन सकता, पर्सनल ब्रांड तो बन सकता है। तो मैंने ऐसे ही कोविड के अंधेरी रातों में हम बैठे हुए ऐसे ही सर्च वर्च कर रहे थे, और मैंने एग्जैक्टली कोविड के बाद 2021 में अपनी जॉब क्विट की थी, 9 to 5 क्विट कर दिया था। तो 5 साल से आई हैव बिन आउट ऑफ दिस 9 to 5 रट।
तो उस ज़माने मैंने फिटलेक का ऐसे नेम कॉइन किया, गूगल पे किया कि कोई फिटलेक का नाम तो नहीं है, मैंने डोमेन ख़रीदा और उसको पक्का कर लिया, बिकॉज फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। मेरा जहन में ये था कि अभी तक इंटेलेक्ट की बातें फ़िटनेस को लेके नहीं होती हैं, और जहाँ भी इंटेलेक्ट आता है वहाँ पे कैपेसिटी टू रीज़न आता है, वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आती है, अपना जो कहते हैं आप मेंटल हेल्थ आ जाती है। और ये सब चीज़ें अगर ठीक होंगी आपकी तो फिर कहीं जाके आप फिट होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िटनेस सबसे आखिर में देखी जाती है। हमारे यहाँ अगर ले ऑफ्स भी हो रहे होते हैं ना, और खुदा ना खास्ता जो इकोनॉमिक टाइम्स आपके डोल्ड्रम्स में जा रहे होते हैं, सबसे पहले जो कट होते हैं एक्सपेंसेस वो आपके वेलनेस के एक्सपेंसेस कट होते हैं, सबसे पहले HR के एक्सपेंसेस कट होते हैं। ऐसा ही है। तो ये इसी तरह हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आती है तो फिटनेस सबसे पहले विंडो से बाहर जाती है कि यार ये बाद में देखेंगे, ये लग्जरी को बाद में अफोर्ड करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको उन चीज़ों से डील करना है मेंटली और फिजिकली इमोशनली, तो उसके लिए आपको फिट होना ज़रूरी है। तो ये नैरेटिव को लेके मैंने कहा कि यार इस नैरेटिव पे बात करना शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 5-6 साल में इतना ब्रांड बन गया कि लोग अब मुझे फहद नहीं फिटलेक के नाम से ज़्यादा जानते हैं, विच इज़ गुड। दूसरी चीज़ ये कि आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में आई रियलाइज़ के मैंने 1-2 दफ़ा नॉन फिटनेस कंटेंट बनाया, वो अच्छा खासा उसने थ्रू द रूफ गया। क्यों? क्योंकि फ्रंट कैमरे से, एंड्रॉयड कैमरे से अगर धूप में बैठे हुए गाड़ी के अंदर मैंने कोई वीडियो बना ली और मैंने कोई ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात की जो कि सोशल इशू पे सवाल उठाता है, तो मैंने देखा कि उस पर अच्छे व्यूज़ आए। और दूसरी बात ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं था कि यार मैं करूँगा और सब लोग कर रहे नहीं। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन वाली चीज़ मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। तो मैंने एक ऐसी बात की थी जो तकरीबन को 4-5 मिलियन पे चली गई, जिसकी वजह से मेरा फेसबुक पेज उठा, जिसकी वजह से इंडिया में अच्छी खासी फॉलोइंग क्या आई। बात थी वो, इफ़ यू डोंट माइंड रिपीटिंग? हो सकता है यहाँ लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि मैं एज अ पेरेंट बड़ा उस पर फोकस करता हूँ। वी यूजुअली किस लिप टू द किड्स। बहुत दफ़ा छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम घर पे अपने ही बच्चे हों तो हम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी थी कि यार आप सेक्सुअलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। मैंने कहा देखें, मैं खुद पेरेंट हूँ, मैंने अपने बच्चों के साथ कभी ये नहीं किया, ना मैंने अपनी बेगम को करने दिया, ना मैंने अपनी बहन को करने दिया। हमारी बहन की थोड़ी आदत थी, उसको मैं मना के साफ, क्योंकि उससे ये होता है कि जब मॉलेस्टेशन केसेस होते हैं ना और घर से बाहर होते हैं, तो हमारी इंटेंशन तो साफ़ है, हमें पता है, उनकी इंटेंशन क्या है वो भी हमें पता है। तो बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, यार इस तरह तो मेरे घर में भी प्यार होता है, मुझे बाहर भी प्यार हो रहा है, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। फिर मैंने 2-3 दफ़ा जैसे ख़वातीन ड्राइवर्स के पास छोड़ के चली गई, मैं पार्किंग में बैठा हूँ, ज़ाहिर ट्रैवल मैंने बहुत किया, तो मैंने देखा है कि भाई ड्राइवर उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, गोद में बिठाया हुआ है, उसके साथ खेल रहे हैं, उसको खिलौने दे के पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं उसके साथ। तो मैंने ये बात कर ली थी कि यार आप खुदा का वास्ता अपने बच्चों पे नज़र रखा करें, सबसे पहले घर के कल्चर को बेहतर करें। गुड टच बैड टच में ये भी आता है और ये भी चीज़ें आती हैं। इट ब्लू अवे, मतलब 4-5 अभी तकरीबन 5-6 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर, 3 साल पुरानी वीडियो हो गई है वो, तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी हुई। इनफैक्ट मुफ्ती तारिक मसूद जो हैं उनको वो वीडियो मिली, तो उन्होंने कहा कि यार आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, अगर हम मुल्ला लोग करते ना तो हम पे फतवे लग जाते, ये हो जाता वो हो जाता। मैंने कहा फतवे तो आप डालते हैं सर जी। तो मेरी बातचीत है उनसे, एक पॉडकास्ट भी कर चुके हम साथ में, तो कहते हैं कि नहीं यार आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि ये शरअ में भी और नॉन शरई पर्सपेक्टिव से देखें आप तो ये है। तो जब मैंने देखा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिल से आती हैं जो करें, और वो एक पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो यूनिक है और जो कि ग्राउंडेड है रियलिटीज़ में। अभी कल ही के पॉडकास्ट में मैं कह रहा था कि फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का जो ड्रामा आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो क्यों इतना मशहूर हुआ था? वो इसलिए कि 99% हाउस होल्ड उसे रिलेट कर रहे थे। तो जब भी आपको रिलेटेबल बात करते हैं ना, बोलते हैं हाँ यार ये मेरे साथ हो चुका है। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली मरीम नफीस ने मेरी कोई रील है जिसमें मैंने बात की है कि यार आप, मेरी 3 साल की बेटी थी, हम कहीं बैठे हुए थे रिश्तेदार के, रिश्तेदार ने कहा कि मैं इसको बाहर चीज़ दिलाने लेने जाना चाहता हूँ, तो मैंने देखी थी, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वीडियो विद यू। मैंने उसको मना कर दिया, तो लोग अच्छा उस पर 10% लोगों ने गालियाँ भी दी, 90% लोगों ने सराहा है। सेलिब्रिटीज़, बाजीज़ फ्रॉम इंडिया, उन्होंने शेयर किया, कितने लोगों ने, मैंने तकरीबन 12 मेरे ख्याल से 15,000 फॉलोअर्स सिर्फ उस एक रील से आए हैं मेरे उस पर, जबकि मेरा पेज फिटनेस की बात करता है। लेकिन ये बात एक नॉर्मली मेरे दिल की थी, मेरे पर्सनल ब्रांड से ताल्लुक़ रखती है, द वे आई थिंक। तो अगर आप ऑफ कैमरा भी बात करेंगे तो ये बातें मैं पैशन के साथ ही कर रहा होता हूँ। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये मैंने बात की तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने पिवट किया चीज़ों को। फिर मैंने कहा यार मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे बात होनी चाहिए, क्योंकि फिटलेक का जो कॉन्सेप्ट है ना कि फिटनेस इंटेलेक्ट से मिलेगा ही जब। और दूसरी चीज़, आपको हमेशा एक यूएसपी चाहिए होता है, यू हैव टू स्टैंड आउट, आइदर यू हैव टू कम्पीट और यू हैव टू डोमिनेट। अगर मैं कम्पीट करूँगा तो कम्पीट करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, आई एम ऑलरेडी 40 और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता एजिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो तमीज़ से मुझे काम करना है कि भाई जो करना है सुकून से करना है, अपने लेन में करना है। सही। अगर मैं कम्पीट करना शुरू कर दूँगा आजकल के 22 साल के 18 साल के लड़कों से जो कि अच्छी फिजिक भी है, अच्छे ट्रेनर्स भी हैं, मेरा डोमेन नहीं है। मेरा डोमेन वो है जो मैं अब तक लाइफ गुजार चुका हूँ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, सेल्स में, बिज़नेस ओरिएंटेशन में,
फीमेल्स के साथ माँ है, बहन है, बेटी है, बेगम है, तो ये सारे और जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जो जो गैप्स हैं जो मैं फिल कर सकता हूँ, तो उनको फिल करूँ, और वही मेरी टारगेट ऑडियंस है 30s 40s 50s मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरने वाले लोग जो कि फिट नहीं रहे हैं, जिनको फिट होना है। तो जब आप नीश डेवलप कर लेते हो, आपके पास एक फ्रेमवर्क आ जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट ही बात करते हो। तो ये वाली सारी बातें जो हैं, जो मेंटल हेल्थ की हैं, वो भी इन्हीं की वजह से हो रही हैं, क्योंकि आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसी तरह बड़े हो रहे हैं। सो फ्रॉम व्हाट यू हैव जस्ट सेड, तो आई हैव गैदर्ड के फिटनेस जो है वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस का जो वर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ बट योर मेंटल वेलबींग, इसके अलावा योर स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल। दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ फिट पर्सन। क्योंकि हर किसी को पता है फिट कैसे रहना है। एग्जैक्टली, हर किसी को पता है। मेरी अम्मी को पता है। मेरी 4 साल की बेटी थी, जब उसको पता था कि क्या भाई अच्छा खाना, एक्सरसाइज करनी है। जब सब पता है तो सब फिट क्यों नहीं है? ये मेंटल मसला है ना, इमोशनल मसला है। कंसिस्टेंसी का मसला इमोशनल है और कुछ नहीं है। जो मैंने शुरू में बात की ना कि मुझे शौक है, बहुत दफ़ा मैं किसी को कोच कर रहा होता हूँ, बहुत दफ़ा मैं कोचेस को देख रहा होता हूँ, वो बिल्कुल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपनी चीज़ के, यार ऐसे करना चाहिए आपको, वो नहीं कर सकते। अगर कोई कोडर मेरे सामने आके बैठेगा और मैं कोडिंग करना सीखना चाह रहा हूँ, तो बोलेगा यार ऐसे कोड होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मैं नहीं समझूंगा, रिलेट नहीं करूँ, क्योंकि वो उसका शौक है। मेरा शौक है फिटनेस। अगर आप मुझे ये देख के आओगे कि यार ऐसी बॉडी या फिर ऐसी लाइफ चाहिए, तो मेरे दर्द से भी गुजरना पड़ेगा, मेरे लाइफ की मुश्किलात से भी गुजरना पड़ेगा। सही। मेरे अंदर क्या चल रहा है जो मैं आपको प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, उससे भी गुजरना पड़ेगा ना। तो आप तो 10% देख रहे हैं मुश्किल से, टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं बताऊंगा नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, और ये नैरेटिव बिल्ड करना ज़रूरी है। सही। अभी आपने एक बात बोली कि जैसे कि कंपैरिजन में आप नहीं जाते, यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू 22 और 24 ईयर ओल्ड पीपल और मैन। तो आजकल बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड देयर आर मल्टीपल क्राइम्स गोइंग ऑन अराउंड। तो आजकल जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रयू टेट हो गए, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बिकॉज आई हैव बिन अ टीचर माई सेल्फ एट वन पॉइंट, और मेरे जो बच्चे स्टूडेंट्स होते थे, दे वुड टेल मी अबाउट हिम। अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट नो हु एंड्रयू टेट वॉज, ठीक है। दे यूज टू टेल मी कि मैम आपको नहीं पता एंड्रयू टेट कौन है ना, ही इज़ द ओजी एंड ही इज़ दिस। एंड देन मैं कहा मैं भी देखूँ कौन है भाई ये टेट साहब, और क्यों मेरे बच्चे इतने इन्फ्लुएंस। एंड देन मैंने उनका कॉन्टेंट देखा, मैंने कहा व्हाट, ये बच्चे मेरे बच्चे इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सो ये जो इन्फ्लुएंसिंग का इतना कल्चर आया हुआ है, आजकल 22-23 ईयर ओल्ड्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस एंड दे आर गोइंग इनटू अ कंपैरिजन मोड, विच इज़ डीपली अफेक्टिंग their mental health, which is deeply affecting their life. What is the solution towards this? What should be done, and why is it prevailing so much? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सारे का रूट कॉज अगर देखा जाए ना सारे प्रॉब्लम्स का, तो आपकी पेरेंटिंग से जाके जुड़ता है। अगर आपके घर का माहौल ही वो अल्फा सिग्मा वाला है, और आपने ये कहा हुआ है कि यार औरत जो है वो सेकंड क्लास सिटीज़न है, अगर आप अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करते, उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते, अगर आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी को छोड़ के माँ की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले इशूज़ अगर आपके घर में है कि आप माँ की मानना है, लेकिन बेगम को आपने ज़दोकोप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुफ्ती तारिक मसूद ने बहुत सारी बातें की हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। मेरे पॉडकास्ट पे आपको कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस जोन में लेके नहीं गया उनको, वरना वो कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड्रयू टेट का भी ये है कि उसको पता है कहाँ क्या बात करनी क्या नहीं करनी है। तो ऐसे 2-3 पॉडकास्ट मैंने उसके देखे जहाँ उसने बहुत अच्छी बातें की हैं। सेल्स में काफ़ी कुछ सीखा है, बिजनेस डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ सीखा है, बीइंग वोकल होने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। बहुत आर्टिकुलेट बंदा है, जिस तरह वो बोलता है आई वांट टू टॉक लाइक हिम, लेकिन आई डोंट वांट टू थिंक लाइक हिम व्हेन इट कम्स टू वुमेन, क्योंकि वो सेकंड क्लास सिटीजन, ये वो अल्फा ऐसा होना चाहिए, आसपास लड़कियां होनी चाहिए, तो ये चीज़ गलत चीज़ है। अब मसला सारा ये होता है कि अगर आपके घर में ही वो इन्वायरमेंट नहीं है, तो बच्चे उस तरफ जाते हैं। बीइंग अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस को समझें कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा, उसको ट्रेस बैक करें कि यार मैं किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बीइंग अ फादर, 13 साल का टीन एज का बॉय हो गया है, मतलब महाद इज़ माई सन, ही इज़ 13, बेटी 10 की है। अब महाद ने भी मुझे बताना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता कि एंड्रयू टेट है, ये है, वो है। तो मैंने उसके साथ बैठ के देखी चीज़ें, फिर मैंने कहा कहाँ ये गलत है, क्या बात इसने ठीक की है। फॉर एग्जांपल उसने अपने फादर की बड़ी रिस्पेक्ट करता है। कोई CIA में थे, कोई एजेंट थे, तो वो कहते थे कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, उसने कहा कि एक दफ़ा मैं अपने बाप के साथ गाड़ी चला रहा था, उसने कहा कि पीछे जो गाड़ी है ये हमें पिछले 3-4 दफ़ा मैं फेस कर चुका हूँ, ये हमें फॉलो करती है। बोला डैड हाउ डू यू नो? तो बोलता मुझे गाड़ी का नंबर याद हो गया। मतलब आप गाड़ी का नंबर भी याद कर लेते हैं? बोला कि तुम्हें गाड़ी का नंबर याद नहीं है तो तुम खसारे में हो, मतलब तुम ख़तरनाक हद तक इग्नोरेंट हो, पता होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जो ज़िंदगी वो ख़तरे में हो सकती है। तो मैं इतना ज़्यादा
रेड अलर्ट पे घूमता था अपने अब्बा के साथ। उन्होंने मुझे मेरे सेंसेस को रेड अलर्ट पे इतना ज़्यादा हाई कर दिया कि मैं इतना ज़्यादा सेंसिबल आदमी हो गया इस हवाले से, ख़तरे को मोलने के हवाले से। लेकिन दूसरी चीज़ें जो उसने की वो हमारे लड़कों ने पकड़नी शुरू कर दी। ये नहीं देखा वो कितने फादर की रिस्पेक्ट कर रहा है, Yes. उसने क्या क्या अच्छी चीज़ें सीखी हैं अपने फादर से, डिसिप्लिन कैसे सीखा, उसने अपने फाइटिंग का करियर कैसे बनाया। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मिसोजिनिस्ट हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ केयर या फिर आपके अंदर एक केयरिंग कैपेसिटी फॉर द फीमेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पे जो आपकी बेगमात हैं, आपकी बहन है, जो आपके इमीडिएट सराउंडिंग में औरतें हैं, अगर वो सिक्योर फील नहीं कर रही तो बाहर वाली औरतें क्या सिक्योर फील करेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अपनी बेटी को किस तरह ट्रीट करता हूँ, माई सन एक्चुअली वॉचेस दैट। मैं अपनी बेगम को किस तरह ट्रीट करता हूँ, ही गोज़ थ्रू दैट एक्सपीरियंस। कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीखती भी है मुझ पे और वो जस्टिफाइड है तो मैं चुप हो जाता हूँ। सही। ज़रूरी नहीं है मैं उसको बोलूँ तुम चीखी कैसे मुझ पे, तुमने बात कैसे की। सो बेसिकली हम लोगों से वो चीज़ पिक करते हैं या उनके कंटेंट से वो चीज़ पिक करते हैं दैट सूट्स अस, और जो सराउंडिंग है हमारी, जो हम सीख रहे होते हैं। तो इसी पर अभी रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली, अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो मेरे सामने आई थी, तो उसमें मैंने भी शेयर करी थी एंड इट वाज अ वेरी वियर्ड कमेंट दैट वाज मेड। तो उसमें मतलब समराइज मैं उस कॉन्वर्जेसन को ये करूँगी कि उसने ये कहा कि हमारे टाइम में या आजकल का जो मर्द है ना, मुझे उससे बड़ा तरस आता है, मुझे उससे बड़ी हमदर्दी है। हमदर्दी क्यों है कि उसने अपने वालिद साहब को देखा, बड़ा रोब और दबदबा था कि वो आते थे तो लोग हम थर थर काँपना शुरू हो जाते थे। Same here. और अब जो है वो अम्मी गरम रोटी बना के दे रही होती थी और एक डर का माहौल हो जाता था ना। अब उसका डर ख़त्म हो गया है। नाउ ही इज़ एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इन द चोर्स। तो ना बड़ा बेचारा हो गया है आजकल का मर्द। तो बीइंग एन इक्वल और हेल्पिंग योर पार्टनर, हाउ डज दैट मेक यू अ बेचारा? नहीं, ये खामखा का नैरेटिव है। देखें, सोशल मीडिया के दौर में मसला ही ये है कि ये जो वर्ड है ना नैरेटिव का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमारी जहन साजी हो रही है। जिस तरह हम बॉडी बिल्डिंग में तन साजी करते हैं ना, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि यार बॉडी बिल्डर्स दिमाग से खाली ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो तन साजी कर लेते हैं, जहन साजी नहीं करते, क्योंकि सोच को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। उस ज़माने में अगर आप थर थर काँपते थे, आपके अब्बा रोबो दबदबे का शिकार रखते थे आपको, या फिर आपकी अम्मा गर्म रोटियां लाती थीं, उस ज़माने और इस ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहली बात तो ये कि औरतें बहुत इवॉल्व कर गई हैं, क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। आपकी बेटियों ने सी स्वीट तक गई, सही है, और आपकी बेटियाँ छा गईं। लेकिन उसके साथ साथ आपने बेटों को डेवलप नहीं किया कि इस तरह की औरतों के साथ ट्रीट किस तरह किया जाता है, या रहा किस तरह जाता है, या कोएग्जिस्ट किस तरह किया जाता है, या उनको सपोर्ट किस तरह किया जाता है। We taught our daughters to be strong, but we forgot to teach our sons how to live with strong daughters or strong women. बस यही हुआ है कि इतना ज़्यादा एम्फेसाइज वहाँ कर दिया, यहाँ पे तरबियत पे नहीं किया कि यार ये तो हो जाएगा, लेकिन इनसिक्योर बेटा फील नहीं करना है। ये तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम है। तुम्हारे घर पे अगर बेगम रोटियां नहीं पका रही, रोटियां पकाने के लिए एक हाउस हेल्प हो सकती है, रोटियां पकाने की मशीन भी होती है, आटा गूंदने की भी मशीन है। और अब एआई के दौर में अगर कोई चीज़ तुम बैच में करा सकते हो कोई चीज़, तो वो एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रोटियां पकाना भी है, गोल रोटी की ज़रूरत भी नहीं है। आजकल तो रोटियां वैसे ही घर पे पक भी नहीं रही हैं, और फूड पांडा उस तरह के दौर में तो ज़रूरत भी नहीं है। Yes. लेकिन अगर आप हेल्दी ईटिंग में है, सब कुछ है, तो फिर आप बैच में, हम लोग फॉर एग्जांपल मैं और मेरी बेगम बैच में बना के खाना रखते हैं, फ्रोज़न कर देते हैं, क्योंकि मेरा एक फ़िटनेस का रूटीन है। तो हम 4-5 दिन के लिए सॉर्टेड हो जाते हैं। बच्चों का भी निकाला, उसने खाया, जो मेन फूड्स होते हैं हमारे वही होते हैं। हमने चावल और रोटी के साथ उसको मिलाया, खाया, सब कुछ अल्लाह खैर से अल्लाह। मेरी बेगम पे प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट मैं कुछ कहानी सुनाता हूँ। कुछ अर्से पहले मेरी जब बहन की शादी हो रही थी, तो उसको रिश्ता देखने के लिए कोई आंटी आई हुई थी। मैं तो वैसे इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। तो उन्होंने, आंटी ने ऐसे ही कहा कि अच्छा मेरा भाई जो है वो बेसिकली ही इज़ 135 kgs और मुझसे 1 इंच बड़ा है, छोटा है 3 साल, लेकिन हमारी ख़ानदानी काठी ऐसी है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये आपके बेटे और ये इन दोनों में इतना फ़र्क क्यों है, ये क्या डाइटिंग करते हैं? तो अम्मा ने कहा हाँ, ये बेचारा अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखता है, क्योंकि हमारी अम्मी को बेचारा होता है ना, वो बच्चा उसका सही था। घी का पराठा नहीं खाता बेचारा, सूखी रोटी खाता है। और ज़ाहिर है एक थोड़ी सी टेंशन होती है बीच में बहू के साथ, और वो भी। तो उन्होंने कहा कि इनकी बेगम पका के रख देती हैं, और ये अपना फ्रीज, बल्कि नहीं, मैंने कहा था, मैंने कहा हाँ, मैं असल में करता ही हूँ कि मेरी बेगम जो है वो ट्रेंड है, फ्रोज़न खाना हमारे पास होता है 4-5 दिन का, मैं निकाल के खा लेता हूँ या वो गर्म करके दे देती है। तो उन्होंने उसका पतंगड़ बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको कहीं सामने वाले को एक रेफरेंस देना होता है कि हमारे घर में ये नहीं चलता भाई। उन्होंने कहा कि आप बासी खाना खाते हैं। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट बासी। अच्छा, मेरी बेगम उस वक्त भाप चुकी थी, वो मुझे घूर रही थी कि इससे ज़्यादा मत बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं देख आ रहा था बेगम को उस वक्त। मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं तो बेगम को डिफेंड कर रहा था। वो कह रही तुम ना बोल के डिफेंड कर सकते थे मुझे, तुमने ये खामखा काम ख़राब कर दिया, और उनको एक मौका दे दिया कि वो हम पे बहस कर सके। तो
ये चीज़ें आप जो कल्चर है, फॉर एग्जांपल फिटनेस का अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आपको डाइट करनी है या फिर आपको डाइट नहीं न्यूट्रिशनल गाइडलाइन में ये चेंजेस करनी है, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम नहीं कर सकते। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ों में। अब हमारे लड़के जो हैं, जो मेरा 13 साल का बेटा, अगर इस तरह का माहौल मेरे घर में है, वो 30 साल में भी ऐसी रहेगा, वो 40 साल में भी ऐसी रहेगा। आई बिन देयर, आई हैव डन दैट, मुझे पता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मेरे घर में भी अब्बा जब दाखिल होते थे तो हमारे घर में कोई पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, सही है, और वो थके हारे आते थे, अम्मा गर्म रोटी पका के देती थी, सब कुछ होता था। मेरे घर में ऐसा नहीं है, क्योंकि आई डिड नॉट वांट दैट कल्चर, क्योंकि वो मेरे लिए सफोकेटिंग था। लेकिन मैंने वहाँ से वो नैरेटिव डेवलप किया ना आहिस्ता आहिस्ता अपना। आज फॉर एग्जांपल मेरे अब्बा इतने डोमिनेटिंग रहे हैं, और जो भी कुछ सीखा है मैंने अब्बा से सीखा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एग्री नहीं करता। कि घर पे अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आ रही है, या कालीन भी आ रहा है, या सोफ़े भी आ रहे हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा नहीं था कि मैं बेगम का इनपुट लूँ, मैं ले आऊँगा। जबकि ये ख़वातीन का डोमेन है कि भाई एस्थेटिक्स कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। घर पे कलर हो रहा है, भाई वो कलर ले आए, ऐसा कलर करा दिया, ऐसा बाद में लड़ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई कि यार ये ख़वातीन का डोमेन है, चिक चिक मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। अब मेरी बेगम का ये उल्टा है, वो मुझसे पूछती है कुछ तो इनपुट दे दिया करो, मैंने कहा है ही नहीं, ये मेरा डोमेन ही नहीं है, सही है। हाँ, उसे कपड़े वपड़ों में मैंने बता दिया कि यार ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन घर के यार ये तुम्हारा घर है, तुम उसको जैसे रखना चाहती हो। मैं, मेरा क्या, मैं गीला तौलिया यहाँ फेंक दूंगा, वहाँ फेंक दूंगा, मैं रहूँगा वो लड़का ही, लेकिन तुम्हारे डोमेन में नहीं घुसूंगा। तो यहाँ पे ये मेरी ट्रेनिंग हुई है। लड़कों की ये होती है नहीं यार, कंट्रोलिंग होना चाहिए, पैसे छुपा के रखने चाहिए, आपको अर्निंग नहीं बतानी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उसने ज़्यादा आपसे अर्न करना शुरू कर दिया तो फिर इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। यस तो ये बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये है कि आपके कल्चर से आता है ये। तो यू आर सेइंग कि आपने वो नैरेटिव बदल दिया, सो बेसिकली यू ब्रोक द साइकिल, राइट? लेकिन आज मतलब आपको, आई एम प्रीटी श्योर कि वो साइकिल ब्रेक करने में बहुत सारा सोसाइटल प्रेशर भी लगा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। यू नो, टिल डेट आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर लाइक कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो मतलब जो 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 उन पे बीती है वो सामने वाले पे भी बीतनी चाहिए, ठीक है? सो ऑब्वियसली योर मदर मस्ट हैव सीन योर फादर बीइंग दिस पावरफुल पर्सन, पावरफुल पर्सनालिटी। तो जब आपने वो चीज़ अप्लाई नहीं करी अपनी वाइफ पे या अपने फैमिली पे, तो वो प्रेशर पे वहाँ से बिल्डअप होता था हाँ बिल्कुल हुआ, कि ज़रा रोब में रखा करो, बी अ मैन, वी लव दिस लाइन ना, बी अ मैन, लाइक अ मैन इज सपोज टू बी फीलिंग लेस, एक सोल होनी चाहिए जिसको सिर्फ रोब झाड़ना आता हो। मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं अक्सर लड़कों को बताता हूँ कि देखो, खुदा का वास्ता 20-25 साल में जब आप आ गए हो ना, और आपने घर में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, दैट्स अ साइन दैट यू हैव अ से नाउ। इसको, अथॉरिटी को यूज़ करो। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पैसों पे घर चल रहा है, लेकिन वो चूं तक नहीं कर सकते, वो बोल तक नहीं सकते, क्योंकि 30s में, 40s में, 50s में, भाई तुम मर जाओगे ऐसे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस काबिल कर दिया है, ये उनका एहसान नहीं था, उनकी ज़िम्मेदारी थी। मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अपने बच्चों को रेज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे एहसान नहीं जता सकता उन पर। अगर वो मुझ पे एहसान करेंगे तो उसका मतलब ये है कि मैंने उनको यहाँ इतना फैसिलिटेट किया है। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, ऐसे बच्चे अभी देखे हैं मेरी उम्र के भी। मैं भी अपने अब्बा को इसलिए उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, 90% चीज़ें उन्होंने ठीक की है मेरे साथ, 10% जो है वो मैंने चेंज की हैं। लेकिन आपके बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी प्रेशर में आके नहीं, वो जब आपकी बात करें ना तो वो इस तरह बात करें कि हमारी ज़िंदगी संवारने वाला हमारा बाप, हमारी माँ थी, संवारी है हमारी ज़िंदगी। लेकिन वो प्रेशर ना हो कि जो उन्होंने किया था वही हम करें, ये चीज़ गलत है। और अगर आपने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया तो नाउ यू हैव अ से, आप बात करना शुरू करो और आपकी बात को क्वेंच किया जाए, क्वेल किया जाए कि नहीं यार ये नहीं होगा, और आप इतने बड़े हो गए, अब आप हमें बताएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो आप बदतमीज़ी ना करें, एक रिस्पेक्टेबल बाउंड्री ड्रॉ करें। मैंने एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने बड़ी अच्छी बात सीखी थी कि जब शादी के बाद मैंने ससुराल गया पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा गया, ये हफ्ते के अंदर मैं 3 दफ़ा चला गया। तो हमारे घर में ना चैमगोई होने लगे। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे कि ओ हो भाई अब तो ससुराल में ही रहते हैं और अब तो दिल नहीं लगता घर में, ये वगैरह। तो मेरी बेगम थोड़ी इरिटेट हुई, यार ये क्या, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैंने नोट किया, तो मैं दोबारा गया, फिर दोबारा हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने बेगम कहा अब तुम रोज़ शाम में तैयार रहा करो, मैं ऑफिस से आऊँगा, हम लोग तुम्हारे घर चला करेंगे। मतलब हमने रोज़ जाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, हफ्ते 10 दिन बाद सबकी बातें चुप हो गई। मैंने किसी से कोई रिटेलिएशन नहीं की, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की कि यार आप क्या बकवास कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये होती हैं रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज़, ये होती हैं खामोश बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना कि अगर आपको लगता है ऐसा है, मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन है, और ये इसलिए डिसीजन है कि मैं इस घर में कमा के ला रहा हूँ, मैं इस घर में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मैं भी अथॉरिटी हूँ।
कितने लोग ऐसे हैं जो कमा नहीं रहे या घर के अभी भी अपने अम्मा अब्बा के टुकड़ों पे पल रहे हैं, उनका मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, वो तो उनकी बीवियाँ तो बेचारी गई काम से। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब है, देखिए एक सोशल एनिमल हैं आप एक, ये सोशल गैदरिंग एक गेम की तरह है, गेम थ्योरी है सारी। आपके पास पावर है, उसको एक्सरसाइज करें और सामने वाले को थोड़ा सा पुश बैक करें कि अब्बा या अम्मा मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, क्योंकि मैंने आपको देखा है डोमिनेट करते हुए, आपने अपनी बेगम को डोमिनेट किया, अपने बच्चों को डोमिनेट किया, एक कल्चर क्रिएट किया, मैंने आपसे ये सीखा, वही चीज़ मैं नीचे कैस्केड कर रहा हूँ। पहले आप कंट्रीब्यूट करते थे, अब मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ या मैं ही कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो आपकी इज़्ज़त अपनी जगह, आपका मकाम अपनी जगह, लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैं रन कर सकता हूँ और मैं अपने तरीके से रन करूँगा। ये नहीं आ रहा हमारे लड़कों में। सही। ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया, अल्लाह का शुक्र है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स से बहुत अच्छे ताल्लुक़ आते हैं। मैं अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा मैरिटल इश्यूज़ में काफ़ी हेल्प की, मैंने अपनी बेगम को काफ़ी हेल्प की चीज़ों में ग्रो करने के लिए, बच्चों के साथ। तो ये कॉन्शियसली करना पड़ता है और बहुत दफ़ा ये अगेंस्ट द नॉर्म्स जा रहा होता है, आपको पुश बैक मिल रहा होता है। अगर आपने मेरा कंटेंट देखा, मैं तो पब्लिकली गालियाँ सुनता हूँ अब इस चीज़ में। तो मैंने पब्लिकली इतनी गालियाँ सुन ली हैं कि मैं, मुझसे कोई बहस करने, ख़ानदान में तो कोई बहस करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही है, वो करेगा तो उसको पहले ही पता मैं सुना दूंगा आगे से या नहीं रखूंगा नहीं बात। रखूँगा, क्योंकि एक चीज़, ज़िंदगी छोटी है और 40 साल में वैसी आँखें खुल जानी चाहिए। आपको पता होता है आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आप गुजार चुके हैं, 65 साल का आपका एक एवरेज है। अगर आप थोड़े फिट हैं या अपने ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तो आप 80-100 साल जी लेंगे। तो आधी तो गुजर चुकी ना आपकी, और आधी आपने अंधेरे में और आंखें बंद करके गुजार दी। अब तो आंखें खोलो ना, क्योंकि वरना आपकी फैमिली सफ़र करेगी इसमें। अच्छा फ़हद, अभी तक हम बात कर रहे थे फ़िटनेस के हवाले से, फैमिली पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम औरतों के लिए तो कहते हैं कि वेमेन आर वेरी एक्सप्रेसिव, और यूजुअली हमारी एक कम्युनिटी होती है, हमारी दोस्तें होती हैं, हम अपनी माओ के करीब होते हैं, बहनों के करीब होते हैं, सो वी टेंड टू एक्सप्रेस आवर प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस वेरी क्लियरली टू देम। बट बहुत जगहों पे मेन fail to have such communities, they fail to have such brotherhood or such friends जिनसे वो अपने emotions को express कर सकें। तो आजकल इतना प्रेशर है सोसाइटी का, आजकल इतना प्रेशर है सोशल मीडिया का फॉर एग्जांपल, तो द मेन आर फ्रस्ट्रेटेड इन मैनी एस्पेक्ट्स। सो हाउ, मतलब किस तरह से दे कैन डील विद ऑल दीज एंग्जाइटीज़ व्हेन दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, because that eventually makes them toxic, that eventually frustrates them to the point कि वो फिर गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। So what do you think about that? अगेन बात पेरेंटिंग पे आती है, बात हाउस होल्ड से आती है। घर के अंदर पहले इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, और ये डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन है। देखें, ये बातें आसान नहीं है, और डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने से ही लाइफ आसान होती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बेगम से हार्ट टू हार्ट बैठ के इसलिए की हैं कि मेरे लिए बड़ी टफ़ थी वो। ठीक है, जैसे मूविंग आउट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैंने एक ज़माने में अपनी बेगम को कह दिया था, बेगम कुछ भी हो जाए मर के निकलेंगे इस घर से। ये बात है शादी के 2-3 साल बाद की, और फिर भी मैंने 10 साल लगाए मूव आउट करने में। आज 5 साल से हम बाहर हैं, 15 साल हो गए हमारी शादी को। तो ये चीज़ें कैसे हैं, ये चीज़ें मैंने इंटरनलाइज़ की आहिस्ता आहिस्ता, फिर उन लोगों से अपने आप को सराउंड करना शुरू किया जो प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन कहीं भी मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सका इस बारे में ना, और अब्बा से अम्मा से डायरेक्ट भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप उनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे हैं कि आप उनसे बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसीलिए बहुत दफ़ा मैंने एज अ पेरेंट अपने बेटे को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आहिस्ता आहिस्ता आजकल के दौर में आपका सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, गेमिंग, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं ना। अब 11 साल में एक स्टार्ट्स बताते हैं, 11 साल में लड़कियाँ और 12-13 साल में लड़का कोई ना कोई पॉर्न देख चुका होता है, क्योंकि ज़ाहिर आपके इतना अवेलेबल है। और मैंने रिसेंटली अपने बेटे को यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हुए सो गया था वो, और यूट्यूब पे वो जो वीडियो देख रहा था वो था हाउ टू स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ही इज़ स्ट्रगलिंग विद समथिंग, और दिस इज़ ओके, एंटायरली ओके। गंजे स्वाग के पॉडकास्ट पे या एक बात वो कर रहे थे कि एक दफ़ा उनकी कोई मदर थी, वो कह रही थी आई कॉट माई सन वॉचिंग पॉर्न एंड आई एम डिसगस्टेड, आई एम डिसअपॉइंटेड, ये वगैरह। बोला भाई ये नेचर है, उससे डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, आप बात करो और उसको थोड़ी सी ओरिएंटेशन करो। अब मुझे जब पता है कि इतनी बम्बार्डमेंट है, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने कभी पॉर्न नहीं देखा, सब देखते हैं। मसला ये है कि उस ज़माने में स्ट्रगल लगती थी। आप बस में चढ़ के रेनबो सेंटर जाते थे, वहाँ से सीढ़ी लेते थे, वहाँ पकड़े जाने का डर होता था, और ये पूरे खोल जाते थे लड़कों के, 10-10, 12-12 लड़के, और फिर किसी का एक घर होता था, फिर वहाँ दोस्त बैठ के देखते थे। आई एम बीइंग वेरी ओपन, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए समझना कि टाइम किस तरह चेंज हुआ है। फास्ट फॉरवर्ड,
2009 या 10 में पहली दफ़ा मैंने एक बच्चे के मोबाइल में पॉर्न देखा जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, और उस वक्त 3310 के बाद नया नया फ़ोन आया था, इसमें वीडियोज़ आनी शुरू हुई थी। राइट, यस। सही है। और वो 7th क्लास का बच्चा था और उसके अब्बा ने उसको मोबाइल दिलाया हुआ था। तो मैंने जब देखा तो मैं शॉक हो गया कि यार इतना आसान, और ये 7 साल का बच्चा। फास्ट फॉरवर्ड, अब मेरा 13 साल का लड़का है, और वो दौर में 2010 की बात कर रहा हूँ, अब तो क्या कुछ हो गया है। यस। अब तो स्मार्टफोन्स आ गए ना। तो अब अगर मैं वही चीज़ लेके रखूँगा, जैसे मेरे अब्बा कम्युनिकेट नहीं करते थे या फिर मुझे दोस्तों से पूछना पड़ता था, तो मैं खसारे में हूँ, मैं आई एम डूम्ड एज अ पेरेंट। अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा कि भाई क्या मसले हैं, क्या इश्यूज़ हैं, या फिर वो मुझसे खुल के सवाल नहीं कर सकता और मैं उससे ओपनली बात नहीं कर सकता, तो वो किसके पास जाएगा? अपनी अम्मी के पास जाएगा? नहीं। माँ इस तरह नहीं बता सकती जिस तरह बाप एक बेटे को बता सकता है, जिस तरह बेटी को बाप नहीं बता सकता। तो आपको सबसे पहले ओपन होना घर के अंदर ज़रूरी है। आपको इतना कॉन्शियस होना ज़रूरी है कि यार मेरा बेटा, मेरा भाई या इस तरह के जो भी लोग हैं कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल क्यूरियोसिटी है। आप जब बढ़ते हैं, प्यूबर्टी में आते हैं, ये होता है। एक्सेप्ट योर ह्यूमैनिटी, सबसे पहली बात ये। इसी से दूसरी चीज़ आती है ना, इसी से वाइफ की रिस्पेक्ट, इसी से ऑब्जेक्टिफाई करने का रीज़न आता है, लोगों को मिलता है कि यार ऐसा ही होता है, क्योंकि कितनी मैरिटल लाइफ इसी वजह से बर्बाद हो रही है। या वो किसी लत में पड़े हुए हैं गेमिंग के, उनका फोकस आउट है, या वो पोर्नोग्राफी में है, या वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, या वो आइडियलिज्म का शिकार है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। औरतों का उल्टा है हमेशा से। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट लगाई थी कुछ अर्से पहले। ख़वातीन का एक ग्रुप है फेसबुक पे, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, सोल सिस्टर्स। वहाँ पे किसी ने मुझे, एक मेरी फीमेल फ्रेंड थी, उसने बोला देखो किस तरह की बातें होती हैं सोल सिस्टर पे, कि एक बंदी आई, उसने अपना यापिंग की, जो भी उसने कहा कि यार ये मसले मेरे साथ। अब उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ सही है, छोड़ दो उसे, हाँ ये कर दो, हाँ वो कर दो। तो मैंने कहा यार ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, और मसला ये होता है कि एक दूसरे पे ना वो प्रोजेक्ट करती हैं अपनी फ्रस्ट्रेशंस। उसमें क्या होता है कि आप भावनाओं में बह के ना बहुत सारे मसले अपने और ख़राब कर लेते हैं। प्रोफेशनल हेल्प का मतलब अलग है। प्रोफेशनल हेल्प का मतलब है कि थेरेपिस्ट हायर करें, कोई ऐसा बंदा हायर करें जो कि इस चीज़ में क्वालिफाइड हो, रिलेशनशिप कोच हो, इस तरह की चीज़ें हों। तो जब ख़वातीन बैठती हैं, वो अपने मर्दों की बुराइयां भी कर सकती हैं, वो अपने हस्बैंड्स के बारे में बड़ी इंटीमेट डिटेल्स भी शेयर करती हैं। मतलब आई वाज शॉक टू हेयर माई वाइफ कि उसकी दोस्तों ने उसे क्या क्या, शुरू में जब हम ज़ाहिर हमारी लव मैरिज थी, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर आपकी दोस्ती होती, बताना शुरू करते हैं कि लड़कियाँ आपस में क्या क्या बताती हैं एक दूसरे को। मैंने कहा यार मैं तो किसी लड़के से या दोस्त से हम सोच भी नहीं सकते, हमसे फिर होता है भाभी कैसी हैं, भाभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस सेट है। इससे ज़्यादा अगर तुमने पूछा या मैंने बताया तो मैं तुम्हें कटा दूंगा, या मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कि यार तुम पागल हो गए, मेरा डोमेन थोड़ी है। इतना गैप है हम लोगों के दरमियान, और यहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं। तो बीच का रास्ता ज़रूरी है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ हैं, मैं जानता हूँ ऐसे दोस्तों को जो कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैं मिलता हूँ उनसे, मैं उनकी बेगमात को भी जानता हूँ, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स का पता है, लेकिन वो बंदा मुझसे कभी बात नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोशिश करता हूँ कि केस स्टडी समझा के कुछ करके कि भाई कैसे हैंडल किया जा सकता है, या मैंने उस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया था। ज़ाहिर है मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बात वही आती है कि आप घर के अंदर से स्टार्ट करें। आज ही जो भी लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले देखें कि अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों से बात करना शुरू करें। जो मैंने स्टार्ट किया, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी, मुश्किल बातें होंगी, एकदम से आपका बच्चा भी शॉक होगा कि यार किस तरह की बातें हो रही हैं, एकदम से बेगम भी शॉक हो सकती है, लेकिन ये करनी ज़रूरी है। जब तक ये बातें आप नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कोई ना कोई आपका बेटा, आपका भाई या आपका पीयर या कुलीग आपसे नहीं, अगर आप क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस है, तो किसी ऐसे बंदे से बात करेगा जो उसको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर देगा। क्योंकि जैसे मैंने पोर्नोग्राफी की बात की, तो हम, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तकरीबन 6-7 क्लास में थे जब हम इस तरह की बात करते थे। तो ज़ाहिर है हमारे जो दोस्त है उसका लेवल भी वही है ना जो हमारा है। वो मुझे कभी भी बायोलॉजी नहीं समझाएगा, मुझे कभी भी एवोल्यूशन नहीं समझाएगा, ह्यूमन क्यूरियोसिटी नहीं समझाएगा। मैं एज अ बाप उसको समझाऊंगा कि बेटा ये नेचर है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बायोलॉजी ये कहती है, और एवोल्यूशन इस तरह होती है, रिप्रोडक्शन इस तरह होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सेक्सुअल एंड मेंटल हेल्थ एज वेल। राइट। क्योंकि अगर इसमें पढ़ोगे तो आगे जाके ये चीज़ें इस तरह तुम्हें वो करेंगी। वो तो बोलेगा यार बड़ा मज़ा आता है भाई, जो आपका 7 साल का 8 साल का जो आपका दोस्त होगा वो थोड़ी बताएगा इस तरह। तो अगर आप बात नहीं करोगे ना, वो अपने पीयर से जाके बात करेगा, और उसके पीयर की नॉलेज और एक्सपीरियंस उतना ही है जितना उसका है। सो अभी तो जैसे नाउ द टाइम्स हैव चेंज, नाउ दे वी हैव फादर्स लाइक यू जो कि बहुत मतलब ओपनली अपने बेटों से कनेक्टेड है इमोशनली। पहले फादर, अगर मैं फॉर एग्जांपल if I talk about my husband, I know my father was not. Yeah, even yours. So मतलब I know that he loved his father, he loves him, he respected him. But if I were to say कि यार उन लोगों का बहुत कोई डीप इमोशनल कनेक्शन था, ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारे हमारी जनरेशन के लोगों का अपने फादर के साथ कनेक्शन नहीं है। तो नाउ वी डू नो कि यार अब बेटे और बाप का जो कनेक्शन है
वो स्ट्रॉन्ग हो गया है and they're comfortable in talking to each other. But still, there is a very large part of our community, large part of our male community specifically, जो कि still, you know, they have that mindset of superiority. They cannot see women in working spaces. उनके लिए वो औरत जो काम कर रही है घर से बाहर निकल के, वो अभी भी एक एलियन है और वो अच्छी औरत नहीं है, 2 नंबर औरत है. एग्जैक्टली. सो ये वर्ड है ये. Unfortunately, so all the hate crimes that we have been witnessing all around us, awareness भी है, social media पे लोग बात भी करते हैं, सिखाते भी हैं, but somehow it's like कि there's a barrier between understanding and the brain and it just cannot pass. So how do you see that this gap filling with all the recent acid attacks, the kidnappings, the child molestations happening, ये जो गंदगी फैली हुई है, we say not all men, but somehow it is always a man committing these crimes. So what is the deeper, you know, क्या प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है? देखिए सिंपल सा फ्रेमवर्क है स्टीफन कवी का, लोकस ऑफ कंट्रोल वाला. आपके कुछ चीज़ें लोकस ऑफ कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोल से बाहर है. एक बंदा, जैसे हम अक्सर फॉर एग्जांपल शिया सुन्नी फसादात, हमारे यहाँ बहुत मसले होते हैं ना कि हम अगर कोई शिया मिले तो हम उसको सुन्नी करना चाहते हैं, सुन्नी मिले शिया करना चाहते हैं. बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं. मैं हमेशा कहता हूँ रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स जो भी होते हैं ना, ये आपके इनबॉर्न होते हैं या फिर आपके रूट से जुड़े हुए होते हैं. कोई भी पहली दूसरी कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट नहीं होता. अगर वो होता टाइम लगता है उसको, और वो भी इंटरनल चेंज आता है जब लगता है. अगर मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ प्रॉब्लम है तो मैं कैसे चेंज होऊंगा? सबसे पहले तो प्रॉब्लम अवेयर होना ज़रूरी है ना. हमारे माशरे में औरत के साथ ये मिसोजनी प्रॉब्लम है, ये अवेयर होना ज़रूरी है. भले मिसोजनी हो, मिसैंड्री हो, कहीं भी कोई भी चीज़ हो, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना ज़रूरी है. कल्चर्स, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं कल भी पॉडकास्ट पे कह रहा था कि 2 एक्सट्रीम्स हैं. अगर आपको वो मुझसे कह रहे थे कि कंटेंट में हिट होने वाला क्या फॉर्मूला है, मैंने कहा मुझे पता है, मैंने कोड क्रैक कर लिया है. आप जाओ टोटल वुमेन एम्पावरमेंट में, जहाँ पे आप एकदम सपोर्ट पे आ जाओ, एकदम सपोर्ट में. यहाँ पे आपको फीमेल्स ही फीमेल्स मिलेंगी, 20% मेल्स भी आ जाएंगे पास. एक जाओ आप मॉरल पुलिसिंग पे, यहाँ पे तो मेल्स ही मेल्स है, 99% मेल्स मिलेंगे आपको. 1% वो फीमेल्स मिलेंगे जो सासें होंगी या नंदे होंगी या इस तरह की चीज़ें होंगी जिनको प्रॉब्लम होगी दूसरी औरतों से, अपने घर की औरतों से. मैंने कहा ये एक्सट्रीम है. इसके बीच में आप चलो ना, आपको मॉरल पुलिसिंग करने की ज़रूरत है, ना आपको एक दफ़ा किसी को डीमोनाइज करने की ज़रूरत है. क्योंकि हम जब फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं, फैमिली सिस्टम को ग्रो करने की, तो ये एक इकोसिस्टम है. ये आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता. हम कोई सिंगल पेरेंटिंग को रुझान नहीं दे रहे, हम डिवोर्स को रुझान नहीं दे रहे. लेकिन यह है कि अगर डिवोर्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, गो फॉर इट, ताकि आप वो टॉक्सिक मैरिज से निकल सको. हमारे ख़ानदानों में क्या है कि घर टूटने नहीं चाहिए. टूटे हुए घरों के बच्चे ज़्यादा बेहतर होते हैं टॉक्सिक मैरिज वाले घरों से. क्योंकि वो जब आपस में देख रहे हैं, अम्मा अब्बा बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको पता है समझौता इस तरह होता है लाइफ में. तो आगे भी अगर फॉर एग्जांपल हम बेगम से नहीं बनेगी तो हम समझौता कर लेंगे, बाहर हम भले मुँह काला कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है. क्योंकि हमने देखा ही है. तो आपने क्या उस टॉक्सिक मैरिज में रहते हुए क्या सिखाया अपने बच्चों को? कोई उनको मॉरली तो बेहतर नहीं किया. तो इससे बेहतर है कि आप अलग हो जाओ, सिंगल पेरेंट ही बेहतर हो, डिवोर्स ही बेहतर है आपके लिए. तो एक तो ये. दूसरी चीज़, जिस तरह आपका ब्रॉटअप होता है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं लोगों से अपने आप को घेरते हो. बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मैंने NLP किया हुआ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशन की हुई है. जब मैं सर्टिफिकेशन कर रहा था कि जितने लोग थे आसपास, वो सब एक दूसरे से एम्पैथाइज इसलिए कर रहे थे कि हम सबको पता था हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस करने आए हैं, और हमें पता है हम प्रॉब्लम अवेयर हैं कि हमें लाइफ को चेंज करना है. लेकिन हम इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके. हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में ससुर को देख लें, आप सास को देख लें, आप जितने भी ये वाले घर वाले हैं, वो इतने अथॉरिटेटिव होते हैं अपने कल्चर को लेके. यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा. और जब आप किसी लड़कों में बैठते हैं, आप दोस्त में, आपने एक किंग बनाया हुआ होता है एंड्रयू टेट जैसा, और वो बोलता है ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको क्लिक करती है कि यार ऐसा गलत है. और ये जब होता है जब आपकी अपनी, आप उस पर्सपेक्टिव से सोचते हो, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी माँ, आपकी अपनी बीवी, ये 4 ख़वातीन अगर आपके सराउंडिंग्स में हैं, भांजी भतीजी जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप उसको अगर इंटरनलाइज करके सोचना शुरू करोगे ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बेहतर हो जाओ. कितने लोग बेटियां होने के बाद बेहतर हो जाते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं. मैंने ये एसिड अटैक पे आजकल मैं कम बात कर रहा हूँ इस पर, लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ें होती थी, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है कि सोशल मीडिया पे पीपल स्टार्ट जंपिंग ऑन द बैंड वैगन. कोई भी इंसिडेंट हो जाए उसको बहुत ज़्यादा बात कर करके ना रिपीटेटिवली ज़्यादा करते हैं. इफ़ यू हैव समथिंग डिफरेंट टू कंट्रीब्यूट,
और अच्छा जो कि लोग लर्न कर सके। एक तो ये कि आपने सिर्फ उसको भाई कंडोन कर दिया, फ़ायदा कोई नहीं है, आपने गालियाँ दे दी किसी को, मर्द ऐसे, लेकिन उसमें लर्निंग क्या निकली है आपकी? लर्निंग ये निकलती है कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लोकस ऑफ कंट्रोल में आपका घर का माहौल है। आप किसी मैं अपने बेटे के दोस्त को ठीक नहीं कर सकता। मैं ठीक करूँगा, एक लेक्चर दूंगा, और घर में अगर उसके पास टॉक्सिक फैमिली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो घर में अपने बाप से ये सीख रहा है, अपने भाई से ये सीख रहा है, अपने दोस्तों से ये सीख रहा है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने बेटे को किस तरह की सराउंडिंग दे रहा हूँ, अगर मेरे घर में फड्डा हुआ है तो उससे क्या डिलीवरेबल्स निकल के आ रहे हैं जो मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि यार ये होता है, इस तरह होना चाहिए, आपने बहन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको बहन को इस तरह सपोर्ट करनी चाहिए थी। बहन को किस तरह कह रहा हूँ कि मर्द को किस तरह सपोर्ट करना है, या बेटी को किस तरह समझा रहा हूँ कि यार अपने, जैसे मैंने अपनी बेटी को भी कहा है कि आप अपने जो आगे आपका हस्बैंड होगा, आप उसकी किंग मेकर होगी, जिस तरह आपकी माँ मेरी किंग मेकर है। इफ़ आई एम द किंग, शी इज़ द किंग मेकर। इसमें कभी ये नहीं सोचना कि आप वो अलग है मैं अलग हूँ। फैमिली सिस्टम इसी तरह डेवलप होता है। अब ये इतनी सारी बातें कौन करता है घरों में? कोई करता है? हमारे घरों में, मेरे घर में तो नहीं हुई है। नहीं, कोई भी ये नहीं मैंने करता। आहिस्ता आहिस्ता पर्सपेक्टिव डेवलप किया। ज़ाहिर है जब मैं सोशल मीडिया पे आया और मैंने ये चीज़ें बातें करना शुरू की, तो मैंने फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट की कि हाँ यार ये है। और दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि आई जंप ऑन द बैंड वैगन, आई जंप ऑन द ट्रेंड्स, और आई डोमिनेट विद माई ओन पर्सपेक्टिव, विद माई ओन नैरेटिव। तो यहाँ नैरेटिव पे अपने डोमिनेट करना ज़रूरी है। अपनी स्टोरी सुनाएं, वल्नरेबल हों, आपने किस तरह अपने मसले सॉल्व किए, आपने किस तरह उन चीज़ों से बाहर निकले। मसला सारा ये है कि रजब भट्ट और इस तरह के लोग जो हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो कि एंड्रयू टेट मेंटालिटी को फैला रहे हैं, ये लोग ज़्यादा वोकल हैं सोशल मीडिया पे। और जिनके पास अच्छी स्टोरीज़ हैं, जिनको बोलना चाहिए, वो कहते हैं क्या ही कर लेंगे हम। या सैडली मसला सारा ये है कि मैं ये कहता हूँ आप क्या ही कर लेंगे। अगर आपकी कोई, उनकी 30 मिलियन गई है, आपकी 3 लाख भी चली गई ना रील, तो आपने 3 लाख में से 3,000 लोगों की या 30 लोगों की ज़िंदगी भी ठीक कर दी, तो वो हो सकता है आगे 30 या 300 लोगों की कर दें, या अपने बच्चों की कर दें। बहुत दफ़ा लोग ऐसा होता है, लोग मुझसे कहते हैं यार आपकी वो रील जो देखी ना यार, इट वॉज लाइफ चेंजिंग। क्योंकि मेरे लिए भी, मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे ही चेंज लेकर आया हूँ। मैंने भी लोगों को सुना है, लोगों को पढ़ा है, कॉन्शियसली गया हूँ उस तरफ कि यार देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द सोसाइटी, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद मी। आज अगर मैं ख़वातीन की बात करता हूँ, मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ, बहन की बात करता हूँ, तो इसलिए कि यार अगर आपके पास एक ख़ातून है घर पे जो कमा सकती हैं, आपका इकोसिस्टम ज़बरदस्त है। आपको अपने बच्चों की तरबियत के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही प्रोफेशनल ओरिएंटेड उठेंगे, क्योंकि उन्होंने घर में 2 प्रोफेशनल्स को देखा है। लेकिन यहाँ घर में कि अगर जॉब वाली बंदी आ भी गई, पढ़ी लिखी बंदी आ भी गई कि नहीं कमाऊँगा मैं, तो आपने बर्बाद कर दिया वो इकोसिस्टम, वो कल्चर बर्बाद कर दिया जो कि डेवलप कर सकते थे। हमारे दोस्त हैं यासिर भाई, यासिर अकील, बड़ी अच्छी पॉडकास्ट में करता हूँ उनके साथ, उनकी बेगम सना यासिर जो रिलेशनशिप कोच हैं। अभी रिसेंटली मैं उनसे बात कर रहा था, इतनी खूबसूरत बात उस बंदे ने की। मैंने कहा यार ये आपने वो पर्सपेक्टिव दिया कि अगर ये समझ में आ जाए ना इंसान को, तो इंसान की ज़िंदगी में कोई मसले ना रहें। उन्होंने कहा देखें फ़ाद, आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, हमारी बेटियाँ हमसे क्यों प्यार करती हैं? क्योंकि हम उनके केयर टेकर हैं। उनको पता है कि कुछ भी हो जाए मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा हुआ है। सही है, मैं कुछ भी बोलूँगी तो इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट मुझे अवेलेबल है। एक बीवी अपने मियाँ से क्या चाहती है? यही तो चाहती है। एग्जैक्टली, और क्या इमोशनल चाहती है? सिक्योरिटी, यही सब चाहती है, क्योंकि उसने जो घर में देखा है ना, उसका केयर टेकर जो था, वही केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने मियाँ से चाहती है। जिस तरह एक माँ को आपने देखा है कि वो आपको गरम गरम रोटियाँ खिलाती है, आपका ख्याल करती है, आपकी अम्मी बन के रहती है, उस तरह आप कहीं ना कहीं अपनी माँ, अपनी बीवी में अपनी माँ को भी देख रहे होते हैं कि यार मेरा इस तरह ख्याल करे। तो ये 2 वेज चलता है। Yes. अगर वो आपका ख्याल कर रही है और आप माचो बने फिर रहे हो, तो आप बहुत जलील आदमी हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे इसने कमाना शुरू किया ये हावी हो जाएगी, इसके पास पैसे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है आप इतने टुच्चे हो, आपकी सोच इतनी गिरी हुई है कि आप जो भी प्रोवाइड कर सकते हो वो सिर्फ फाइनेंसेस है। इसके अलावा आपने उसको इमोशनली कभी सपोर्ट नहीं किया, आपने मॉरली कभी सपोर्ट नहीं किया। कोई ऐसी सपोर्ट आपके पास से नहीं गई कि अगर उसने 1 रुपया भी ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया तो बोले कि नहीं यार जो भी है ये बंदा है, मैं भले इससे 10x चली जाऊँ लेकिन मैं इसी के साथ रहूँगी, क्योंकि जो इससे मिल रहा है मुझे किसी और से नहीं मिल सकता। तो अपना लेवल, अपना गेम तो आप करो ना भाई। सिर्फ फाइनेंस पे क्यों अटके हुए हो? इसका मतलब सिर्फ पैसे दे रहे हो। और अगर ऐसा है तो अच्छा है, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और दे क्या रहे हो? शादी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप पैसे दे रहे हो उसको, पैसे तो वो खुद भी कमा सकती है ना, और वो इनेबल है, केपेबल है, तो वो सबसे पहले छोड़ के जाएगी। नहीं जाएगी तो वो बेवकूफ़ है बेचारी। सो मैं एक जगह ये सवाल मैंने कॉन्वर्जेशन में सुन रही थी, तो मैंने वहाँ पर ये बात कमेंट सुना कि अगर आप एक आदमी के पास से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हटा लें, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर जो है वो मेंशन भी किया था कि अगर उनको उनके ऊपर से प्रोवाइडर का लेबल हटा दिया जाए, इफ़ यू टेक दैट वर्ड प्रोवाइडर फ्रॉम देम, तो क्या
यू नो विल दे रिसीव अनकंडीशनल लव? जैसे फॉर वुमेन इट्स मोस्टली लाइक कि नहीं, अगर वो कमा नहीं रही कोई बात नहीं, वो घर देख लेगी, ठीक है, तो यू टुक दैट प्रोवाइडर एज अ फाइनेंशियल प्रोवाइडर, आप उसको नहीं देख रहे लेकिन वो घर देख ली, वो बच्चे संभाल लेगी, आप उससे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। बट क्या ये चीज़ मेन पर अप्लाई होती है? डू दे रिसीव अनकंडीशनल लव इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फॉर देयर फैमिली? देखिए मैं तो कहता हूँ कुछ चीज़ें ना, अब इस पर भी लोग बात उठाएंगे, लोग कहते हैं आजकल लोगों ने बेयर मिनिमम की बात करनी शुरू कर दी। बेयर मिनिमम विल ऑलवेज बी देयर। अगर मैं आईफोन में से कैमरा निकाल के आपको गिफ्ट कर दूं तो वो आपके काम का नहीं है। आप बोलोगे भाई मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, मुझे पता है आईफोन में कैमरे जैसे चलता है। तो अगर मर्द प्रोवाइड नहीं करता तो वो सबसे पहली बात तो ये कि एक आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है प्रोवाइड करना। ये मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर में खुदा ना खास्ता कोई और कंट्रीब्यूट करे। मैं चाहूँगा, मैं एक लीडर हूँ, जैसे मैंने कहा ना मैं किंग हूँ, तो किंग मेकर कोई है, कोई इकोसिस्टम मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा और मैं फैमिली को लेके आगे जाऊँगा। तो प्रोवाइडर तो मेरे साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है या कुछ ऐसा है, तो वो बड़ा डेवस्टेटिंग होता है। लेकिन अगर उसके बैक पे आपने इमोशनल सपोर्ट दी हुई है अपने फैमिली को, और वो आपको किसी ऐसी नज़र से देखती है कि हाँ यार ये बंदा है जिसकी वजह से हम सब ग्रो कर सकते हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। उस बंदे के लिए होगा, लेकिन आपकी फैमिली आपको ये फील नहीं कराएगी कि यार सिर्फ पैसे ही तो थे और क्या था जो तुम हमें देते थे, तो अब तुम एक सेकंड क्लास सिटीजन हो हमारे लिए। तो ये किस पे है? ये मुझ पे, अपने आप पे है ना, कि मैं और क्या दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्या दे रहा हूँ। क्योंकि कमा के ला के खिलाना तो मेरा ही काम है ना। और अगर मैं ये हूँ तो मैं ये क्यों बात करता हूँ कि लड़कियाँ गोल्ड डिगर हैं? क्यों भाई? लड़कियों को पता है कि आप ही प्रोवाइडर हो, आप ही रहे हो, और आपका ये डैब हैंड है ना, आप चौड़े किस लिए होते हो कि यार मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो इट्स ओके, ये आपका स्टेटस है, ये आपका नॉर्मल है। ये एबनॉर्मल चीज़ नहीं कर रहे हो आप कोई, कि जिसको आप बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 370 की बिरयानी पर भी हमने सुन ली बातें, पता नहीं कितनी, 370 नहीं थे वो, कितने थे। इट इज़ एन एंटायर कैंपेन ना भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर वुमेन कम्युनिटी, 370 में हमारा कोई पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट भी नहीं आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक 370 की तो शायद हमारे यहाँ बिरयानी भी मुश्किल ही है। देखिए अक्सर लोग बोलते हैं कि शादियाँ इसलिए मुश्किल हो रही हैं कि लड़कियों की डिमांड बहुत हाई हो गई है। क्यों नहीं होगी? अगर फॉर एग्जांपल अव्वल तो मेरी बेटी इतनी, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको बोला था कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी इवॉल्व करो, देखो जो भी आपके मतलब का होता है आप उससे शादी करोगी आगे जाके। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम जो ट्रेडिशनल तरीके हैं अरेंज मैरिज के, आपके पास रिश्ता आता है, कुछ आता है, तो मैं तो खंगाल दूंगा उस बंदे को, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड दिया है मैं चाहूँगा वो स्टैंडर्ड हो। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रीसेंट, एक होता है पोटेंशियल। लड़के का पोटेंशियल भी आप जान सकते हैं कि वो कितना, उसकी एजुकेशन क्या है, कहाँ बैठा हुआ है अभी, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये भी आप खंगाल सकते हैं। थॉट प्रोसेस से आपको पता चल जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर आप बेटी के लिए अपना रिश्ता देखेंगे भी तो ही वुड प्रॉब्ली व्हाट बी 27 28। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बॉय, ही विल बी कंसिडर्ड अ बॉय और मैन के एट दैट पॉइंट के वो इतना सक्सेसफुल हो। और अगर बेटी पसंद करके ले भी आई, 22 साल की है, 25 साल की है, 23 साल की है, अब ज़ाहिर है उसके बाद तो हमें नहीं पता कि आगे कमाने के और क्या पर्सपेक्टिव होंगे। ज़ाहिर है दुनिया चेंज हो रही है, तो मैं तो अभी से बच्चों को कहता हूँ कि बेटा कमाओ। अभी से लोग कमा रहे हैं 13-15 साल की उम्र में। लेकिन ये कि चलो फॉर एग्जांपल बहुत अर्ली एज में, 21 साल में, 20 साल में मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि भाई शादी करनी है, तो मैं देखूंगा लड़के का पोटेंशियल कि भाई सही है जो भी है, जैसा भी है, थॉट प्रोसेस क्या है, सोचता किस तरह है, ये अगर बेटी को पसंद आया तो क्या पसंद आया, वैल्यू सिस्टम्स मैच कर रहे हैं, जो घर में वैल्यूज़ देखी हैं वही है, या फिर फॉर एग्जांपल जो तुमने मुझ में देखा है वही इसमें देखा है, या कुछ ऑपोजिट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आपको, अगर वो लड़का अभी नहीं कमाता तो उसके पोटेंशियल पे आप और अपनी बेटी की पसंद पे आप भरोसा करके कर सकते हैं। ये भी चीज़ गलत है कि नहीं यार पहले तुम स्टैब्लिश हो। ये लड़कों को कहना गलत है कि पहले तुम, जब तक तुम 3 लाख की नौकरी, 5 लाख की नौकरी, गाड़ी, घर वगैरह नहीं होगा, ये कमाने में टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं हो पाते। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। पोटेंशियल पे भी जाएँ आप कि आपकी बच्ची किसके साथ खुश रह सकती है। और यही चीज़ें आप अपने बेटों के लिए भी करते हैं कि जब आप किसी के लिए रिश्ता लेके जाते हैं तो आप प्रॉमिस करते हैं कि पोटेंशियल आपके बेटे का इतना हो। तो प्रोवाइडर का जो एलिमेंट है ना वो तो हमेशा रहता है। आप गेज भी बंदे को प्रोवाइडर के तौर पे करते हैं। इनफैक्ट जो अथॉरिटी आपसे रिलेटेड है, देखें पैट्रियार्की है, हम पैट्रियार्क को डिनाई तो नहीं कर सकते, पैट्रियार्की है, हमारे जद्दी पुश्ती चलती आ रही है।
लेकिन उसको किस तरह कंड्यूसिव करना है फॉर द फीमेल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी कि वो भी हमारे साथ रह के हमारे फैमिली सिस्टम को डेवलप कर सकें और हम एक इकोसिस्टम पे काम कर सकें, ताकि चीज़ें बड़ी, अगर आपने पढ़ा लिया बच्चियों को तो आपने इस तरह तो नहीं पढ़ाया है कि अब वो घर में बैठ के उसको ज़ाया करेंगी, वो भी कहीं यूटिलाइज करेंगी ना। Exactly. और इसी घर के लोग जब उन वर्क प्लेसेस पे जाएंगे तो वो भी वो एलिमेंट लेके जाएंगे। मैंने बड़ी अच्छी कंपनीज़ में काम किया है, लेकिन मुझे अफसोस होता था ये देख के कि उन कंपनीज़ में काम करने वाले भी 2 नंबर समझते हैं लड़कियों को। अगर फॉर एग्जांपल उनके घर में कोई रिश्ते की बात चली तो नहीं, ये काम करने वाले से शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? तो काम करता है औरतों के साथ, तो नहीं देखा औरतें किस तरह काम करती हैं, क्या मसाइल होते हैं उनके? तुम ज़्यादा समझते हो काम करने वाली औरत हम को। तो मतलब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई फीमेल एम्प्लॉय को प्रमोशन भी, आई मीन सैडली हाँ। टिल दिस डेट, आई मीन हम इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं, अभी भी अगर कोई खातून प्रमोशन उसको मिलती है या कोई उसको हाँ, बहुत गंदी एक्स्ट्रा बातें काम होती हैं। मिलता है तो शी इज़ कंसिडर्ड कि हाँ यार हमें पता है कैसे मिला होगा। आई मीन व्हाट डू यू इवन मीन कैसे मिला होगा? मतलब ये सोच हम ख़त्म क्यों नहीं कर देते अपने माइंड से? मुझे आई एम स्टिल यू नो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस एनी मोर कि वाई इज़ द नैरेटिव इज स्टिल देयर। ये ऐसे नहीं ख़त्म होगा ना, कह रहा हूँ कि 3-4 जनरेशंस लगेंगी, और वो जनरेशंस जब लगेंगी जब आप ये डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस घर के अंदर करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक आप घर के अंदर चैलेंज नहीं करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि आप रहते कहाँ हैं? घर पे ही रहते हैं ना 90% ऑफ द टाइम्स, चलो 50% ऑफ द टाइम्स। जब घर पे आएंगे आपको वो माहौल मिलेगा, आपने बाहर से जो भी सीखा होगा घर पे आके आप वो नलिफाई हो जाएगा। ऐसा ही है। सो फहद मुझे एक बात बताएं कि दिस इज़ द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट लाई सोसाइटी टेल्स अ मैन? कि लोग पार्किंग लॉट्स में बैठ के गाड़ियों में रोते हैं। सही है, आई बिन देयर एज वेल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, फाइनेंसिस के हो गए, रिलेशनशिप को लेके हो गए, पेरेंटिंग को लेके हो गए, इमोशनल स्ट्रेस हो गया। दर्द तो बहुत होता है और बंदे को रोना भी चाहिए, रो भी सकता है। बस ये है कि अगर वो अकेला भी रोना चाहे तो भाई रो ले। मर्द को दर्द होता है, क्यों नहीं होता? जब आप प्रोवाइडर हैं तो प्रोवाइडर, क्योंकि जब आप एट द टॉप हैं तो एट द टॉप होने का मतलब ये है कि बहुत कम आपको चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए सूदिंग होंगी, आपसे कोई पूछेगा या तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, क्योंकि आपका एक स्टेटस है कि भाई आप प्रोवाइडर हो। और बहुत दफ़ा घर में कोई टेंशन होती है, कुछ होती है, तो मैं जानबूझ के अपने आप को एक कहते हैं ना कि एक कंपोजर में इसलिए रखा जाता है कि यार ये लोग परेशान ना हो जाएं। जब बच्चा था तो अम्मा अब्बा परेशान ना हो जाएं, जब बड़ा हो गया तो यार बहन भाई परेशान ना हो जाएं, जब उससे बड़ा हो तो यार बेगम बच्चे परेशान ना हो जाएं। तो एक हद तक आप कैस्केड नहीं करते उस दर्द को नीचे या उस परेशानी को, आप चाहते हो खुद रिजॉल्व हो जाए, वो फिर बाद में बात करूँगा या बाद में कभी बताऊँगा। तो वो हमेशा इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मजाक में मेरी बेगम मुझसे कह रही थी, यार तुम सैड सॉन्ग तुम्हें क्यों इतना अच्छे लगता है? कभी कोई ऐसा सैड सॉन्ग आता है, कुछ ऐसी चीज़ आती है ना, तो मैं सुनता हूँ उसको, रिपीट पे सुनता हूँ, कुछ होता है। तो मैंने कहीं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा था कि आपको जब इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही होती है ना कोई चीज़ आपके अंदर किसी ना किसी इंस्टेंस में हुई थी जो कि रिजॉल्वेबल है, या कोई हीलिंग कोई चीज़ चाहती है, कुछ चाहता है, लेकिन आपको उसमें सूदिंग लगता है कि यार आपको वो उस मकाम पे उस जगह पे लेके चली जाती है। तो दर्द किसको नहीं होता भाई? दर्द मुझे भी होता है, दर्द बेटे को भी होता है, बाप को भी होता है, भाई को भी होता है। तो मर्द को दर्द नहीं होता अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, ख़वातीन को ये समझना चाहिए कि अगर उनको लिबर्टी चाहिए, अगर उनको रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट हमेशा देने से मिलती है। अगर आप दे रही हो नहीं मिल रही वो अलग बात है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में है कि आप दे रहे हो और मजबूरी दे रहे हो। लेकिन अगर आपका हस्बैंड, आपके फादर, आपका भाई ये चीज़ें रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो फिर आप उन लकी 1 या 2% में से हो और आपको उसको रेसिप्रोकेट और अच्छी तरह करना चाहिए। दूसरा झूठ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से जाता है। ये भी झूठ है, क्योंकि अगर आप उसको मॉरली सपोर्ट नहीं कर रही हो, अगर वो आपके साथ आज़ाद फील नहीं कर रहा है, अगर आप उस पर शक कर रही हो, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेगम के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, तो मैं हमेशा बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। मैं फ़ीमेल मेंबर से कोऑर्डिनेट करना, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इस पर भी काफ़ी सारी ख़वातीन की हो जाती है कि तुम गए कैसे, जब एक फ़ीमेल, मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ सेल्स में, और फीमेल क्लाइंट्स नहीं ले सकते क्योंकि उनकी ख़वातीन मना करती हैं, और वो ख़वातीन अच्छी क्वालिफाइड ख़वातीन हैं कि उनको शक व शुबात के मसले हैं। तो अगर आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हैं अपने मर्द के लिए, तो फिर मर्द बेचारा है और वो मर्द बोल भी नहीं पा रहा है। तो मैं अक्सर बेगम से कहता हूँ कि बेगम अगर तुम ऐसी होती ना तो मैं तो अपने अब्बू तक से आर्ग्यू कर लेता हूँ, तो मैं 2 मिनट में बोलता कि यह दरवाज़ा बाहर जा सकती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए आपको एक दूसरे को फ्रीडम देनी है।
क्योंकि वो फ्रीडम देंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपके काबिल है या नहीं है। बट मोस्ट इंस्टेंसेस में होता ये है ना कि फ्रीडम औरत तो दे देती है बट इन रिटर्न आगे से मिलती नहीं है उसको। आई वही मीन मैं कह रहा हूँ, वही तो अगर मसला ऑब्वियसली फीमेल्स जो हैं वो वर्क प्लेसेस पे औरतें होती हैं आदमियों के साथ एंड दे नो कि हस्बैंड्स वर्क विद देम, बट ऑन द सेम हैंड अगर इफ़ शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ वर्किंग विद मेन तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द हस्बैंड। तो वो कहता है मुझे तो तुम ये इजाज़त दो लेकिन तुम्हें अलाउड नहीं है मर्द के साथ काम करना। सो वहाँ पर जो ये हिपोक्रेसी आ आप जाती उसका है, फ़ोन चेक कर सकते हो, आपका फ़ोन चेक नहीं कर एग्जैक्टली सकती। हिपोक्रेसी भी तो फिर एक बहुत बड़ा मैटर है ना। हाँ, ये भी है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जो मैं अक्सर बोलना चाहता हूँ कि मर्द ना मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे वर्क प्लेसेस में। मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा है कि ख़वातीन मर्दों की काफ़ी सारी बातें ऐसे सुनती हैं जो अपने घर की सुना रहे होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनको एक लीवे देती हैं और पेनिट्रेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई मर्द कह रहा है कि वो अपने घर पे अपनी बीवी से नाला है या उसके रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपको उसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, खुदा का वास्ता। सही है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो स्टार्ट ही इस तरह होते हैं कि अगर आपको अपनी बेगम से प्रॉब्लम है तो घर जाके बेगम से बात करें, किसी और औरत से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये आता है कि यार इसने मुझे बताया था कि अपनी बेगम से खुश नहीं है, और बेगम को पता भी नहीं बेचारी हो घर पे कि तुम मुझसे खुश नहीं हो, तुमने मुझे तो बताया नहीं तुम मुझसे खुश नहीं हो। तो ये झूठ पहले वेरीफाई कर लिया करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बेवकूफ़ बनना बेचारी बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाती है। सो फार टू रैप दिस अप, अगर कोई 25 या 24 ईयर ओल्ड इस वक्त बच्चा लड़का आपका ये पॉडकास्ट सुन रहा है, सो व्हाट वन एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव हिम इस, अगर क्योंकि आजकल या अभी अगर फॉर एग्जांपल ही इज़ फीलिंग लॉस्ट कि नहीं पता, एक फैमिली से प्रेशर आ रहा है, 25 के बाद एक प्रेशर डेवलप होने लगता है ना आदमियों पे कि यू हैव टू गेट मैरिड, एक अच्छी एज में शादी हो जाए, वो एक प्रेशर होता है, एंड देन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर होता है। तो एट दिस एज ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि वो क्या करे। सो व्हाट इज़ वन एडवाइस दैट मे बी कुड हेल्प हिम अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए। अगर आप हेयर आफ्टर पे बिलीव करते हैं और आप मुसलमान हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों का है ना, रोज़े मैशर का। रोज़े मैशर का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जवाब आप खुद देंगे, आपका जवाब कोई और नहीं देगा। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, फॉर योर ओन डिसीजंस। तो उस वक्त नहीं पूछा जाएगा आपको, ना अपने माँ का पता होगा ना बाप का पता होगा। आपकी बस हालत ख़राब होगी कि यार मेरे सीधे हाथ में अमालनामा आ जाए और मैं जन्नत में चला जाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी डिसीजंस हैं, आपको बड़े पोलाइटली, बड़े तमीज़ के साथ, बदतमीज़ी ना करें, रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज़ ड्रॉ करें। प्रेशर हमेशा इनविजिबल लाइंस हैं जो हमेशा रहेंगी। ये जो 30-30 साल के 40-40 साल के लोग अपने शादियां बर्बाद कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, यही तो प्रेशर है कि वो एक इनविजिबल सीलिंग को क्रॉस नहीं कर पा रहे कि यार ये नहीं है सीलिंग, अगर आप थोड़ा सा हाथ लगा के देखो तो आप आज़ाद हो, आप बात कर सकते हो। तो सबसे पहले उन चीज़ों को पहचानो कि क्या इनविजिबल सीलिंग है और कहाँ आपका डोमेन है, क्योंकि आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, पहले ये चीज़ें जानना शुरू करो। कीप योर माइंड्स ओपन। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, लोगों को सुनोगे, डिफरेंट ओपिनियंस को देखोगे, आपको पता चलेगा दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ बहुत अजीब अजीब से नैरेटिव आजकल नॉर्मलाइज हो रहे हैं, वो क्यों नॉर्मलाइज हो रहे हैं? इसलिए कि उन पर ज़्यादा बात की जा रही है। बहुत दफ़ा अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने मुझे कहा था कि मैं जब यार तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बातें करते हो फेसबुक पे, या तुम कभी ऐसा वो लगा देते हो और ख़याल किया करो और बड़े सख्त अल्फाज यूज़ करते हो। तो मैंने कहा वो इसलिए कि सख्त अल्फाज यूज़ करने से इंसान का थोड़ा सा जो सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा जॉल्ट होता है कि यार ये कैसी बात कर दी। दूसरा, उसको ये पता चलता है कि हाँ यार 50% लोग होते हैं, हाँ यार ये बात तो होती है, ये बिल्कुल होती है, और लेकिन ये बात करने की है, डिस्कस हो सकती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो मैंने अगर अपनी ज़िंदगी चेंज, और वो कहता है कि किसी ने मुझे कहा कि इस चीज़ों से ना लोगों के दिमाग ख़राब होते हैं। मैंने कहा अच्छा है, गेट कीपिंग क्यों है, नॉलेज पे गेट कीपिंग क्यों है? नॉलेज आम होनी चाहिए और आपको अपना पर्सपेक्टिव, प्रोवाइडेड कि आप इकोलॉजी को वो ना करें, खामखा डिस्टर्ब ना करें। तो जब आप बात करेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा है कि आप क्लास में बैठे हुए और आपके पास 30 बच्चे हैं और 30 में से 29 शर्मीले बच्चे हैं। एक बच्चा पूछता है सवाल और 29 को 29 बोलते शुक्र है पूछ लिया यार, हम नहीं पूछ सकते थे सवाल। तो आप वो रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा डिफरेंट लोगों से बात करेंगे, डिफरेंट कल्चर्स में उठेंगे बैठेंगे, आपको पता चलेगा। कराची के बारे में 2004 में मेरा पहले दफ़ा मोबाइल छीना था, 2026 है, 22 साल हो गए। 22 साल में 3 दफ़ा मोबाइल छीना है। और कराची के बारे में, स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में लोगों के क्या ख्याल आते हैं। मैं जोहान्सबर्ग गया था 2015 में जॉब के सिलसिले में, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं होटल से 4 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे स्नैचिंग बाद में होती है, पहले मारते हैं उसके बाद स्नैचिंग होती है। तो मुझे कराची जन्नत लगने लगा था। मैंने तकरीबन 7 दिन वहाँ गुजारे थे, बड़े टेरर में गुजारे थे।
तो जब तक मैं दूसरे पर्सपेक्टिव नहीं देखा मुझे कराची जहर लगता था। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार कराची तो लाख दर्जे बेहतर है। यहाँ पे तो आप रेजिस्ट करते हैं तो मारते हैं, वहाँ पे रेजिस्ट नहीं देखा, वहाँ पहले मारते हैं फिर उसके बाद छीनते हैं वो जो वहाँ के ब्लैक्स होते हैं। अच्छा। तो जब तक आप डिफरेंट स्टोरीज नहीं सुनेंगे लोगों की, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे नहीं, तो आप अपने कुएं के मेंढक रहेंगे। आपको पता नहीं है इंडियन ओशन बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो लोगों से मिलें, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें और इसी तरह टॉलरेंस आती है, इसी तरह सोसाइटी बेहतर होगी। सही। सो व्हाट आई एम गैदरिंग फ्रॉम दिस एंटायर कॉन्वर्जेशन इज़ के वट एवर आप जो भी फील करते हो, आपके जो भी एक्शंस होते हैं, वी वर टॉकिंग मेजरली अबाउट मैन, तो इट ऑल कम्स फ्रॉम योर फैमिली। आपका फैमिली से शुरू होता है, आपकी पेरेंटिंग किस तरह से हुई है। आई थिंक दैट इज़ अ रूट कॉज, क्योंकि बिकॉज मैं जो हूँ ना वो एक तरह से एक अनियन की तरह ना इनकी लेयर्स को पील करना शुरू करना चाह रही थी। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड के इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। आपके घर से शुरू होता है, आपके घर के माहौल से शुरू होता है, एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर पेरेंटिंग। अच्छा है कि अगर आप साइकिल तोड़ दें जो आपने सफ़र किया, आप अपने फर्दर फैमिली पे सफ़र ना करने दें उसको, एंड ब्रेक द साइकिल। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। क्योंकि ऐसे बेहतर के बाहर के इन्फ्लुएंस लाके वो आपके घर पे बात ना कर सके, ये उल्टा होना चाहिए। घर पे बात करके बाहर को इन्फ्लुएंस करे जाके, क्योंकि अगर वो दोस्तों से सुन के आ रहा है और आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा है तो सामने बाप अपने दोस्तों का बाप बन जाए कि तुम लोगों को नहीं पता क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है, मेरे पास एक बिगर पर्सपेक्टिव है। अगर उनसे सुन के आ रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा, तो वो तो उसी पर्सपेक्टिव में जिएगा। सही। थैंक यू सो मच फहाद फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, Thank you एंड आई एम so much श्योर too. के एनीबडी हु इज़ लिसनिंग टू इट विल डेफिनेटली बी इंस्पायर्ड। इंशाल्लाह।